धरती पर बहुत कम अनछुए हिस्से ऐसे होंगे जिन्हें आधुनिकता ने अब तक प्रदूषित नहीं किया है, जहां आसमान गहरा नीला है, पानी चमकदार और पारदर्शी है। धरती अपने नैसर्गिक रूप में है और पेड़ पत्तियों ने इंसानों के नहीं, केवल वर्षा और पवन के स्पर्श को महसूस किया है। ग्रेट निकोबार ऐसा ही एक विरला द्वीप है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। दिल्ली से 2500 किलोमीटर, कोलकाता से करीब 1400 किलोमीटर और चेन्नई की तटरेखा से कुल 1500 किलोमीटर, सभ्यता के डेरे कहे जाने वाले इन मेट्रो शहरों से दूरी उस अनमोल संपदा का हमें कतई अंदाजा नहीं देती जो ग्रेट निकोबार द्वीप खुद में समेटे है। दुनिया में हर चीज को बाजार में तब्दील करने की जिद पर अड़ी आधुनिकता के चमकते लेकिन क्रूर चेहरे और निर्दयी पंजों से दूर ग्रेट निकोबार अब भी मासूम और अबोध बस्तियों का घर है। लेकिन धरती की उत्पत्ति के 450 करोड़ साल बाद और भारत की आजादी के केवल 75 वर्षों के भीतर एक कहानी लिख दी गई है। कहानी विश्वासघात की। जी हां, एक पुस्तक जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताती है। कुल 72,000 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत, जिसकी लागत आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पावर स्टेशन और टाउनशिप का प्रावधान है। अगले 30 सालों में इस द्वीप की वर्तमान जनसंख्या 8,000 से बढ़कर 3.5 लाख हो जाएगी, यानी 4,000% की वृद्धि। ग्रेट निकोबार योजना के बारे में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और वेबसाइट्स में काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन यह पुस्तक, जो कि ग्रेट निकोबार बिट्रेयल के नाम से हाल ही में प्रकाशित किताब का हिंदी अनुवाद है, इस द्वीप के विभिन्न पहलुओं को एक साथ लाती है। यहां रहने वाले दो आदिवासी समुदायों शोम्पेन और ग्रेट निकोबारी के वजूद पर संकट को रेखांकित करने के अलावा यह पुस्तक बताती है कि यहां की इकोलॉजिकल वेल्थ, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों के साथ समुद्री जीवों के रूप में कई एंडेमिक, यानी सिर्फ इसी स्थान पर पाई जाने वाली प्रजातियों को समेटे जैव विविधता का यह अपार भंडार, जिसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, वो क्यों इतना अनमोल है। इस पुस्तक में शामिल लेखों का संकलन करने और इसका परिचय लिखने वाले पंकज सेखसरिया कहते हैं, यह द्वीप दिल्ली से जितना दूर है, इसके बारे में हमारी अनभिज्ञता उससे कई गुना अधिक है। ये जो ग्रेट निकोबार का जो आइलैंड है वो अंडमान और निकोबार द्वीप श्रृंखला जो है उसका सबसे दक्षिण का जो द्वीप है वो, तो एक तरह से देखा जाए तो अगर भारत इस देश का एक इलाका जो दिल्ली से सबसे दूर है, तो मेरे ख्याल से ग्रेट निकोबार का वो द्वीप वो माना जाएगा लंबाई के डिस्टेंस के हिसाब से। ये करीब 920 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है, जिसपे जो हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कहते हैं उस इलाके में आता है। और ये 920 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में करीब 900 या उससे ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है उसमें ये बहुत ही प्रिस्टीन जो हम जंगल मानते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट के जंगल। वहाँ पे आबादी बहुत छोटी है, बाहर से आए हुए लोग करीब 5 या 6 हजार लोग होंगे। और वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं, वो 2 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, उनकी संख्या दोनों मिला के कम 1,000 लोगों से ज़्यादा नहीं है। तो एक तो इतने बड़े द्वीप में इतनी छोटी जनसंख्या, इसका पहला तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकें कि इंसानों का खासकर वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है इतने हजारों हजारों साल से। और यहाँ के जो जंगल हैं वो बहुत ही एक बायोडाइवर्स और रिच हैं। और वो जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अननोन अननोन वाली जो क्वांटिटी है, कि वहाँ पे इतना अभी अभ्यास भी नहीं हुआ है कि हम पूरी तरह से मेरे ख्याल से जानते हैं कि वहाँ पे क्या है। जितना अभ्यास हम हुआ है उसमें ये पता चलता है कि 1,000 1,500 से ज़्यादा वहाँ पे जातियां हैं प्राणियों की, छोटे और बड़े, 1,000 करीब अलग अलग तरह के वृक्ष और पौधे। वहाँ का जो समुद्र तट है वो बहुत ही एक तरह से अपने आप में रिच है। वहाँ के जो
बीचेस हैं, उस पे समुद्री कछुए आते हैं अंडे देने के लिए। और वहाँ का जो समुंदर है वो भी बहुत शानदार समुंदर है, जिसमें रिसर्च और जानकारी हमारे पास बहुत कम है आज की तारीख में। और ये यूनेस्को का डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका ये भी निष्कर्ष निकाला जाए कि ये महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको माना जाता है। मैं यहां यह भी बता दूं कि ग्रेट निकोबार के इतिहास को लेकर इससे पहले कुछ पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें रेहान रजा की किताब द ग्रेट निकोबार आइलैंड और तारा सिंह पाबला की हिस्ट्री ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड शामिल है। इस विषय में रुचि हो तो आप इन पुस्तकों को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अपील। अगर यह वीडियो आपने यहां तक देखा तो यह इस बात का प्रमाण है कि साइंस और शोधपरक जानकारी से भरे विषयों में आपकी रुचि है। ऐसे वीडियो बनाने में काफी परिश्रम करना होता है। आपके सहयोग से ही यह काम जारी रह सकता है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। हो सके तो इको एंड एनर्जी टॉक को ज्वाइन भी करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कमेंट सेक्शन में सुपर थैंक्स का विकल्प तो है ही, जिससे आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इस पुस्तक में सेक्सरिया के लेखों के अलावा पत्रकार आथिरा परिंचेरी का लेख है, जो इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के निराशाजनक रुख पर सवाल उठाती हैं। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर जानकी अंधारिया, वी रमेश और रविंद्र धीमन सरकार के इस प्रोजेक्ट के जोखिम को रेखांकित करते हैं। एक अन्य वन्य जीव विज्ञानी बी चौधरी ने संस्कृति और पारिस्थितिकी के तालमेल पर टिप्पणी की है, तो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की इशिका रामाकृष्णा ग्रेट निकोबार मैकॉक के भविष्य पर विस्तार से लिखती हैं। पक्षी प्रेमी की डायरी के रूप में उत्तर अंडमान में जन्मे और पले बड़े उदय मंडल ने बताया है कि यह पक्षियों के अनगिनत और विरली प्रजातियों की आरामगाह क्यों है। अंडमान से अपना करियर शुरू करने वाली मरीन इकोलॉजिस्ट माही मनकेश्वर हमें एक डूबे हुए पर्वत का जीवन समझाती हैं, तो शोधकर्ता सृष्टि वाजपेयी सवाल उठाती हैं कि क्या कछुओं को अदालत में चले जाना चाहिए। किताब का नाम है ग्रेट निकोबार कहानी विश्वासघात की। और टाइटल में जब हमने विश्वासघात लिखा है तो ये सवाल आया भी है कि ये एक बहुत बड़ा शब्द है, तो आपने इसको, आपकी क्या चिंताएं हैं जैसे आपने कहा। तो ऐसा है कि इस एक द्वीप में अ, मेरी समझ में और मेरी जानकारी में पिछले कुछ दशकों में एक ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होने जा रहा है जिसकी मतलब बराबरी नहीं की जा सकती, अगर हम देश को ले लें। और जैसे ये 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल है, इसमें सरकार के आंकड़े के हिसाब से करीब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 1 मिलियन ट्रीज का वहां पे काटने का इरादा है। और ये सरकार के आंकड़े हैं, ये ऑफिशियल आंकड़े पार्लियामेंट में सरकार ने कहे हैं। और साइंटिस्ट का अगर अनुमान लगाया जाए तो उनका मानना है कि 3 मिलियन टू 10 मिलियन ट्रीज एक एक छोटे से इलाके में। और ये एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड है एक तरह से अगर देखा जाए तो। ये जो वहाँ की जो दो आदिवासी जातियां हैं, शोम्पेन और ग्रेट निकोबारीज, उन पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें कि इतना बड़ा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि 5 से 8 हजार लोगों की वहां पे आज जनसंख्या है। और जो प्रपोजल का डॉक्यूमेंट है उसमें पहले था कि हम 6 लाख लोगों को इस आइलैंड में लेके आएंगे। अब आंकड़ा ऐसा है कि करीब 3 से 3.5 लाख लोग इस प्रोजेक्ट के चलते इस आइलैंड में आएंगे। तो आप अभी अनुमान लगाइए कि एक द्वीप में जहां सिर्फ 5 हजार लोग हैं या 8 हजार लोग हैं, वहां अगर 3 लाख लोग आ जाएं, तो जो वहां के जो रहने वाले लोग हैं, खासकर आदिवासी, उनका क्या होगा, उस जमीन का क्या होगा, पानी, अ, खाना, उसका जो वेस्ट जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा। तो सैकड़ों ऐसी जातियां, प्रजातियां हैं रितेश जी, जो वहां पे शायद लुप्त अगर ना हो तो ये भी हो सकता है कि कुछ लुप्त भी हो जाए इस प्रोजेक्ट के चलते। क्योंकि अगर 130 से 160 स्क्वायर किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट, इस द्वीप का करीब 20% हिस्सा वो प्रोजेक्ट खा जाएगा। और आगे चल के और भी उस पर इम्पैक्ट होंगे, तो ये जमीन ही उतनी होगी। और फिर इसके चलते और क्या इम्पैक्ट होंगे। वो जायंट लेदरबैक कछुआ जो है, जो दुनिया का समुद्री सबसे बड़ा कछुआ है। हमारे समुद्रों में 7 प्रजाति होती है कछुओं की। उसमें सबसे बड़ा कछुआ जो है वो जायंट लेदरबैक है। वो करीब 6 से 7 फीट लंबाई का वो कछुआ होता है, हो सकता है उसके 600 से 700 किलोग्राम वजन होता है उसका। और जो निकोबार का जो द्वीप है वो उत्तरी नॉर्दर्न इंडियन ओशन, उत्तरी महासागर में अ, सबसे महत्वपूर्ण उनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, जहां पे वो आके कछुए अंडे देते हैं, वो निकोबार का वो द्वीप है।
और जहां पे ये बंदरगाह बनने जा रहा है वो गलाथिया बेज है, मैंने आपसे कहा। वो माना जाता है और इस पे अभी डेटा भी है अंडमान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो हमारी बैंगलोर में संस्था है, उनके रिसर्चर्स के किए हुए काम के आधार पे, कि शायद ये जो गलाथिया बे का जो को जो का जो जहाँ बंदरगाह बनने जा रहा है, जहाँ का बीच है, वो शायद नॉर्दर्न इंडियन ओशन में लेदरबैक का सबसे महत्वपूर्ण अंडा अंडा देने का वो स्थल है। और उस उस बे को अगर आप मैप देखेंगे, वो मैंने हमारे पुस्तक में वो मैप भी है, तो सारा बंदरगाह बंद कर दिया जाएगा बंदरगाह बनाने के लिए। जो बे है उसको पूरा ब्रेक वाटर्स बना के, आज उसकी जो ओपनिंग है वो 3 किलोमीटर की है, उसको अब 300 मीटर की कर दी जाएगी, क्योंकि उसमें शिप्स आने लगेंगे और शिप्स को आने के लिए रास्ता बनाया जाएगा। तो कछुआ कैसे अंदर घुस के उस पानी में जाके फिर समुद्र किनारे पे जाके अंडा दे पाएगा? तो जायंट लेदरबैक है, उस पे बहुत बड़ा धोखा है। वहां पे एक बहुत ही एक दुर्मिल पक्षी है जिसका नाम है निकोबारी मेगापोड, जो बहुत ही खास पक्षी है। अ, अंग्रेजी में उसको कैरिज्मेटिक स्पीशीज हम लोग मान लें एक तरह से। तो उसके जो अंडा देने का जो तरीका है वो बहुत ही एक अलग तरीका है। वो जैसे हमारे चिड़िया घोंसला बनाते हैं वैसा घोंसला नहीं बनाता है वो पक्षी। वो पक्षी है, वो पृथ्वी पे दौड़ने वाला पक्षी है, ज्यादा उड़ता नहीं है। और उसका घोंसला जो है वो समुद्र से थोड़ा आगे जंगल में एक मिट्टी का सा एक छोटा सा टीला वो बना लेता है, और इस टीले में अपना अंडा देता है। जैसे मगरमच्छ हो या जो सांप हो, वो अंडा जो है वो पृथ्वी के टीला बना के उसमें देते हैं, और वो उसको उबाते नहीं है अपने शरीर के जो गर्मी से, वो अंडे को उबाते नहीं है वो, जैसे पक्षी करते हैं। तो जो सूरज का जो गर्मी हो या जो इस मिट्टी में जो सड़ रहा माल हो, उससे जो उष्णता और गर्मी जो निर्माण होती है, उससे वो अंडे को उबाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्मिल एक ऐसा पक्षी है जो और कहीं नहीं पाया जाता। इस तरह से फिर अब वहां का नहीं है, लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो समुद्री जो मगरमच्छ है, वो भी एक दुर्मिल प्राणी है। वो बहुत इलाके में, मतलब अच्छे नंबर्स में वहां पाया जाता है। तो इस तरह से ये दो तीन उदाहरण है सिर्फ, और ऐसे सैकड़ों यहाँ पे प्राणी हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते। जैसे मैंने आपसे कहा, एक निकोबारी ट्री शू नाम का जानवर है, जो एक तरह से गिलहरी के तरह का जानवर है, छोटा सा वृक्षों में पाया जाता है। उसका नाम ही निकोबारी ट्री शू है, नाम में ही द्वीप का नाम है। तो उसका ये है कि फिर वो और कहीं पाई नहीं जाता। इसके अलावा पुस्तक में संरक्षण जीव विज्ञानी एस हरिकृष्ण के साथ निकोबार द्वीप समूह में नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पर काम कर चुके मनीष चंडी, रूरल डेवलपमेंट के विशेषज्ञ आईआईटी दिल्ली के अजय सैनी और वकील नॉर्मा अल्वारेज के लेख भी शामिल हैं। ये सभी लेख समग्र रूप में इस प्रोजेक्ट की निरर्थकता को बताते हैं। लेकिन भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार परियोजना के समर्थन में जो तर्क दिए हैं वो भी समझना जरूरी है। सरकार का तर्क है कि यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार का मानना है कि ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति मलक्का जलडमरू के निकट होने के कारण सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह मार्ग विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और यहां आधुनिक बंदरगाह बनने से भारत की समुद्री व्यापार क्षमता बढ़ेगी, विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता घटेगी तथा भारत एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित हो सकेगा। आर्थिक और सामरिक फायदों के साथ सरकार यह भी कहती है कि इस परियोजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आधारभूत संरचना मजबूत होगी और द्वीप के लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत आकलन किया जा रहा है और नुकसान की भरपाई के लिए वृक्षारोपण और अन्य शमन उपाय किए जाएंगे, यानी मिटिगेशन के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। साथ ही केवल द्वीप के सीमित हिस्से का ही उपयोग किया जा रहा है और विकास चरणबद्ध और नियंत्रित तरीके से होगा। कुल मिलाकर सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय विकास का संतुलित प्रयास मानती है, जिसमें पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम रखने की प्रतिबद्धता जताई गई है। ये बात डिफेंस की और स्ट्रेटेजी की बार बार आती है, जैसे आपने भी कहा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये किसी भी तरह से किसी भी नजरिए से अगर आप देख लें तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है ही नहीं। ये प्रोजेक्ट पूरे तरह से कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो आप इसमें आप एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने जा रहे हैं, जो
40-45 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इसमें कमर्शियल बिजनेस की बात हो रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपना एक इंटरेस्ट जाहिर प्रकट किया है कि आप वहां पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप ये जो 130 स्क्वायर किलोमीटर की मैंने बनाया बताया आपको, वो एक टूरिज्म और एक टाउनशिप बनने जा रही है। तो अ, ये किसी भी अगर आप नजरिए से देख लें तो इसमें डिफेंस की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, ये सेस्मिक जोन 5 है। तो जो 9.3 रिक्टर स्केल का जो 2004 का जो अर्थक्वेक था, वो आप समझ लीजिए कि निकोबार के पानी में ही वो अर्थक्वेक, वो भूकंप आया था। और वहां पे जो इंदिरा पॉइंट जो इलाका है, और अगर अगर आप किताब का कवर देखें तो उस पे आप एक लाइट हाउस देखेंगे जो आज पानी में खड़ा है। वो हम्म। इंदिरा पॉइंट का बहुत मशहूर लाइट हाउस है। अगर आप 2004 के पहले की उसकी पिक्चर को देखेंगे तो वो लाइट हाउस जंगल में खड़ा होता था। आज वो पानी में इसलिए खड़ा है क्योंकि जब वो 2004 का भूकंप आया तो निकोबार की जमीन 15 फुट से समुद्र में धंस गई थी। तो आप सोचिए कि आप उस इलाके में जहां ऑन एन एवरेज हफ्ते में एक भूकंप आता है, और ये वहीं पे भूकंप है जहां पे सबसे बड़ा सुनामी आया था, उस इलाके में अगर आप डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट भी बनाएंगे या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी बनाएंगे, और वो धरती फिर से ऊपर या नीचे हो गई, तो आपके उस इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। इस पुस्तक की प्रस्तावना जाने माने इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल ने लिखी है और लेखक अमिताभ घोष पुस्तक को अनुमोदित करते हुए इस प्रोजेक्ट को डिजास्टर कैपिटलिज्म यानी आपदा पूंजीवाद का उदाहरण बताते हैं। पुस्तक की प्रशंसा में आदिवासी अकादमी के जीएन देवी और पत्रकार बहार दत्त ने भी कवर पर टिप्पणी की है। वैसे कहानी विश्वासघात की ही सरकार के इन सभी तर्कों के विरुद्ध एक चेतावनी नहीं देती, बल्कि कई दूसरे पत्रकारों ने भी ग्रेट निकोबार पर अलग अलग पहलुओं की गहन पड़ताल और विस्तृत रिपोर्टिंग की है और सरकार के तर्कों की पड़ताल के साथ इस प्रोजेक्ट के खतरों से हमें आगाह किया है। इनमें स्वतंत्र पत्रकार ऋषिका पर्डीकर और एम राजशेखर के अलावा द हिंदुस्तान टाइम्स की जयश्री नंदी और द हिंदू के जैकब कोसी की रिपोर्ट्स शामिल हैं, जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इनमें से कुछ के लिंक मैं यहां देने की कोशिश भी करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज्वाइन भी करें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।